नमस्कार। चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। छंद विवेचन के अध्ययन के अंतर्गत हमने मात्रिक और वर्णिक छंदों को पढ़ना प्रारंभ किया है। मात्रिक छंद में आर्या छंद ही है जिसे हमने पढ़ लिया है, और वर्णिक छंद में हमने अनुष्टुप और इंद्रवज्रा को पढ़ लिया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंदों के लक्षण उदाहरण देखेंगे और इन पे गण अंकन करना सीखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद, इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ पे क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह से इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इंद्र वज्रा छंद भी 11 वर्णों का ही एक छंद है। तो एग्ज़ाम में जब हमसे उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो सबसे पहले हम जब वर्ण की गणना करते हैं तो उसमें हमें 11 वर्णों के यहाँ 2 छंद दिखाई दे रहे हैं। तो जब वर्ण की गणना की तो 11 वर्ण आ गए। तो अब कौन सा छंद माना जाए, तो इसके लिए फिर आपको इसके लक्षण को याद रखना होगा और लक्षण में जिस क्रम से गण बताए गए हैं उस पे ध्यान देना होगा, वो अंकन करके आपको देखना होगा। तो इंद्र वज्रा में क्या था, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा, तो वहाँ पे क्रमशः तगण, तगण और जगण और अंत में 2 गुरु थे। और उपेंद्र वज्रा में क्या है, जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु हैं। ये दोनों में भिन्नता है। आइए अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है उपेंद्र वज्रा का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब यहाँ पे हम इसका गण अंकन करके देखते हैं। तो देखिए, त्वमेव, तो त्व व में लघु, में गुरु, व लघु, तो आपका ये क्या हो जाता है, जगण। फिर है माँ और ता, दोनों गुरु गुरु हुए और च लघु, तो ये कौन सा गण हो गया, तगण। फिर पुनः हमें क्या चाहिए, जगण। तो जगण के लिए पी में छोटा है, ई है तो लघु, ता बड़ा तो गुरु, त्व में व लघु, तो हमारा बन गया जगण। फिर अंत में 2 गुरु, तो में तो गुरु है ही, लेकिन व को गण पूर्ति के लिए गुरु मान लेते हैं। इसी तरह से चारों पादों में यही क्रम रहेगा। देख लेते हैं फिर से, त्व में व, ठीक है, लघु गुरु लघु जगण, माता च गुरु गुरु लघु तगण, पिता त्व लघु गुरु लघु जगण, और में गुरु व को गुरु मान लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा उपेंद्र वज्रा का हो जाता है। तो इंद्र वज्रा में क्या होता है, क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु। और उपेंद्र वज्रा में क्या होता है, क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं उपजाति छंद। तो उपजाति छंद का लक्षण है अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजात यस्तः, इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। ठीक है, इसका एक दूसरी तरह से भी लक्षण किया जाता है, वो भी आप सुन लीजिए।
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। अर्थात इस जो ये छंद है ये बनता ही इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मिश्रण से है। इसलिए इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के जो छंदों के लक्षण हैं उनको लेते हुए फिर एक पंक्ति और इसमें सम्मिलित कर दी जाती है, ये बताने के लिए कि इन दोनों का सम्मेलन ही यह छंद है। तो इस तरह का लक्षण भी मिलता है और जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला लक्षण भी मिलता है। तो उपजाति छंद की अलग से कोई विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता यही है कि यह छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंदों के मिश्रण से बनता है। प्रत्येक श्लोक में छंद में 4 पाद होते हैं, जिसमें से 2 पाद इंद्रवज्रा के, 2 उपेंद्रवज्रा के, अथवा 1 इंद्रवज्रा का, 3 उपेंद्रवज्रा के, अथवा 1 उपेंद्रवज्रा का, 3 इंद्रवज्रा के। इस तरह से इसका कोई नियम नहीं है कि इंद्रवज्रा का इतना और उपेंद्रवज्रा का इतना होगा, तो लेकिन दोनों का मिश्रण होगा तो वो उपजाति कहलाता है। हमने प्रारंभिक कक्षा में देखा था कि जाति का अर्थ क्या होता है। जाति का अर्थ होता है छंद और उपजाति का अर्थ होता है मिश्रण। तो ये दोनों छंदों का मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें वही रहेगा, 11-11 वर्ण रहेंगे, लेकिन जिस पाद में इंद्रवज्रा के अनुसार गण है तो वहाँ तगण, तगण, जगण और गुरु गुरु, तो वहाँ पे इंद्रवज्रा होगा, और जहाँ पे उपेंद्रवज्रा के अनुसार गण है वहाँ पे उपेंद्रवज्रा छंद होगा। उपेंद्रवज्रा में होते हैं जगण, तगण, जगण, गुरु गुरु। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 2य अंक में है, जब राजा तपोवन में प्रवेश कर चुका है और वो मृगया के लिए घूम रहा है, तो उसको ढूंढते हुए उसकी सेना भी वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ पे जो 2 तपस्वी आते हैं और वो कहते हैं कि ये आश्रम है, यहाँ पे मृगया या हिंसा कार्य वर्जित है। तब राजा उन तपस्वियों के तेज की प्रशंसा में ये श्लोक कहता है। देखिए क्या है ये श्लोक। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तदन्यतेजो विभवाद्वमन्ति। एक बार पुनः देख लेते हैं। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्ता तदन्यतेजो विभवाद्वमन्ति। क्या हुआ इसका अर्थ कि ये तपोवन है, शांति प्रधान स्थल है, और ये तपस्वी हैं जिनका स्वभाव ही शम प्रधान है, शांति प्रधान है। लेकिन जिस तरह से सूर्यकांत मणि स्पर्श के अनुकूल होते हुए भी जब वो दूसरे के तेज से अभिभव हो जाता है उसका, तो वो अपना तेज प्रकट कर देती है, उसी तरह से ये तपस्वी भी शांत चित्त तो हैं, लेकिन अगर कोई इन पे अपने प्रभाव को दिखाना चाहता है तो इनके अंदर जो छुपा हुआ तेज है उसको ये प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए हमें तपस्वियों की बात को मानना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे पहली और अंतिम पंक्ति शम प्रधानेषु और तदन्य तेजो, इसमें तो है उपेंद्रवज्रा, ठीक है। 11-11 वर्ण तो चारों में ही है, और मध्य की जो दोनों पंक्तियाँ हैं गूढ़म ही दाहात्मक वाली और स्पर्शानुकूला, इसमें है इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद में पता ही है, पहले तगण, तगण, जगण और गुरु गुरु। तो आप इस पे अंकन करके देखिए। पहली और अंतिम पंक्ति में जगण, तगण, जगण और गुरु गुरु। क्या अंकन इसी तरह से हो रहा है? ये आप खुद अभ्यास करके देखिएगा, स्वयं अभ्यास करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका सही निकलता है या आपको अपनी किताबों की या इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का जो हमने पढ़ा है उसका सहयोग लेना पड़ा है, उस वाले पोर्शन को आपको देखकर फिर लगाना पड़ा है, या आपसे स्वयं ही इसकी सही से अंकन हो गया। आप मुझे कमेंट में लिख के अवश्य बताइएगा कि हमसे इन पे इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का गण अंकन बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपके लिए है, आप इसको करके देखिए जिससे आपके अभ्यास भी हो जाएगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद। अगली कक्षाओं में हम
थोड़े ज़्यादा छंदों को करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा छंद इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एक साथ बहुत सारे छंद हो जाते हैं तो फिर वो आपस में मिल जाते हैं, तो उनको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो एक ही चीज़ को बहुत लंबे समय तक नहीं याद कर सकते। इसलिए मैं छोटे छोटे पोर्शन में आपको ये छंदों वाला भाग पढ़ा रही हूँ। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको बीच में अगर कोई और विषय टॉपिक भी पढ़ना है तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।